Okay, class. The concept that we are going to learn today, listen, guys, listen very carefully. The concept that we are going to learn today is one of the often practiced in industry. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, बताओ जरा, कोई याद दिलाए? एक्सेस स्पेसिफायर, राइट? हमने लास्ट क्लास में जब एक्सेस स्पेसिफायर डिस्कस किया था, तो आपको चार तरह के एक्सेस कंट्रोल बताए थे, और उनमें से चार में से तीन क्या थे? एक्सेस स्पेसिफायर थे, जिसको विजिबिलिटी कंट्रोल और विजिबिलिटी स्पेसिफायर भी कह सकते हैं आप, राइट? एक्सेस स्पेसिफायर कहूं मैं, या एक्सेस कंट्रोल कहूं, या उसकी जगह विजिबिलिटी स्पेसिफायर कहूं, या विजिबिलिटी कंट्रोल कहूं, इट मींस द सेम थिंग। द थ्री विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स वेयर, टेल मी? Private, public, and protected. For them we have got the name, right? We have got the keyword. So the three visibility specifier are private, at the extreme one side, public. Keyword in fact short p से शुरू होगा, right? Private and public. Just a second, guys. ठीक है, नौशीन को मैसेज कर दो. Okay, so the visibility or the scope of private was within the class. That means अगर किसी फील्ड को या किसी मेथड को, दोनों में ही, फील्ड भी मेथड भी, मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड और विजिबिलिटी कंट्रोल जिसे डिफॉल्ट कह रहे हैं, ये चारों किसी भी फील्ड और किसी भी फंक्शन दोनों पे एप्लीकेबल है। यानी किसी भी फील्ड के पहले भी लगा सकते हैं और किसी भी फंक्शन के पहले भी लगा सकते हैं। जैसे इन टेक्स्ट किया तो प्राइवेट इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पब्लिक इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और कुछ भी ना लगाए तो डिफॉल्ट इन टेक्स्ट होगा, राइट? ये याद होगा आपको, राइट? तो ये चारों मेथड यानी फंक्शंस पे भी सिमिलरली एप्लीकेबल है, यानी मेथड और फंक्शन के सामने भी चारों के चारों लग सकते हैं। जब हमने प्राइवेट कहा था तो उसका विजिबिलिटी का जो स्कोप था वो क्या था? विद इन द क्लास था। जस्ट अ क्विक रिवीजन, ठीक है, विद इन द क्लास था। और जब पब्लिक कहा था किसी भी फील्ड या किसी भी फंक्शन को, तो उसका स्कोप क्या था? थ्रू आउट द एप्लीकेशन, ठीक है, हर जगह से विजिबल था। सिंपली कह रहे विजिबल टू एवरीवन, that means every class and every method which contains the which is contained in the class, ठीक है, हर जगह विजिबल है। इन दोनों के बीच कहीं पे हमारा था प्रोटेक्टेड एंड कुछ भी कीवर्ड नहीं लगाया तो डिफॉल्ट, दीज टू विजिबिलिटी कंट्रोल्स, राइट? और इनकी विजिबिलिटी क्या थी? पैकेज की थी, राइट? तो बेसिकली ये जो चारों विजिबिलिटी कंट्रोल हैं, ये इनका जो रोल है वो किसी भी फील्ड या किसी भी फंक्शन की विजिबिलिटी के स्कोप को कंट्रोल करना है, करेक्ट? तभी इनको विजिबिलिटी कंट्रोल कहते हैं, राइट? करेक्ट? इनकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे एक अलग ही एक स्टोरी लाइन है, ठीक है? अब जब हमने पिछली बार कोड जो डेवलप किया था और कोड के कुछ एंटिटीज डेवलप की थी, तो उसमें हमने देखा था अपॉइंटमेंट नाम की क्लास हमने डेवलप करी, राइट? अभी खाली छोड़ दी थी। डेट, नोटिफिकेशन, पेशेंट नाम की क्लास, ये सारी भी खाली छोड़ी थी। शायद हमने डॉक्टर को हमने इसकी इनकी डाटा को हमने यानी फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, राइट? फाइन। और फिर फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एक नई क्लास हमने इंट्रोड्यूस की थी, और इसमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस कोड, ठीक है?
तो हमने क्या करा था कि इन.अपोलो अपोलो एक जनरल पैकेज था जिसमें सारी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन की। और इन.अपोलो.स्टाफ जो है उसके अंदर वो है जो डॉक्टर्स या फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव या नर्सेस, अगर कोई भी और भी मेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल का होगा, उनके करस्पॉन्डिंग अगर कोई हम एंटिटी बनाएंगे तो उनको बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे लाइब्रेरी में शेल्फ बनाते हैं सेपरेट, वैसे हमने सेपरेट पैकेज बना दिया। एंड पैकेज यू नो इट्स नथिंग बट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, है ना। वर्क स्पेस में आपको क्या दिखेगा, एसआरसी के अंदर इन नाम का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर अपोलो नाम का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर स्टाफ नाम का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर ये दोनों क्लासेस दिखेंगी, डॉट जावा फाइल दिखेंगी, राइट। जो लास्ट लेक्चर तक मैंने अपलोड कर दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें कवर हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसे हमने बाइफरगेट करा था, राइट। सिमिलरली एक काम करते हैं, जैसे डॉक्टर के लिए हमने ये फील्ड्स जनरेट कर ली थी, आइडेंटिफाई कर ली थी, उसी तरह हम एक काम करें कि पेशेंट्स के लिए भी कुछ फील्ड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि ये जो विजिबिलिटी कंट्रोल्स हमने पढ़े इनका क्या रोल है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, अभी यहाँ हमने टेस्ट करने के लिए कहीं पब्लिक लगाए थे, कहीं प्रोटेक्टेड लगाए थे, इस तरह हम लगा करके पैकेजेस में पिछली बार हमने देखा कहाँ कहाँ विजिबल है, कौन कौन सी फील्ड कहाँ कहाँ विजिबल नहीं है, राइट। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने पिछली बार कर लिए थे। तो फिलहाल मैं ये सारे अभी वापस से हटा दे रहा हूँ पुराने स्टेज पे, जैसे ओरिजिनल कोड हमारा था वो मैंने इसको पहुंचा दिया, करेक्ट है। सबका एक्सेस डिफॉल्ट अभी फिलहाल है, विजिबिलिटी कंट्रोल जो है डिफॉल्ट है, कोई कीवर्ड नहीं लगाया तो डिफॉल्ट है, ठीक है, वरना प्राइवेट पब्लिक या प्रोटेक्टेड में से कोई एक कीवर्ड आएगा। कोई डाउट इसमें, गैस क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अब एक बार एक काम करते हैं, पेशेंट को भी हम इनकी भी कुछ फील्ड्स डिक्लेयर कर देते हैं। बताइए पेशेंट के क्या क्या फील्ड्स होंगे। सबसे पहले तो नाम होगा, स्ट्रिंग नेम, जैसे डॉक्टर में था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जेंडर, या चाहे तो कैर भी ले सकते हैं, राइट, कैर भी ले सकते हैं अगर ऑप्टिमाइज करना चाहें मेमोरी को, तो यानी स्पेस को, क्योंकि कैर क्या है, कैर 1 बाइट होता है ना। और किसने एज बोला था, किसी ने, राइट, इंट एज कर लिया हमने, इंट भी नहीं, इसकी इनफैक्ट बाइट से ही काम चल जाएगा, ये कैर से काम चल जाएगा, ठीक है, आ जाइए। और सिम्टम्स, ओके, सिम्टम्स कैसे ले, स्ट्रिंग में ले, ऐसे करें, सिम्टम्स, ये ठीक रहेगा, सिम्टम्स पी होता है ना शायद, ठीक रहेगा ये। अच्छा मान लो हॉस्पिटल को पता करना है कि जो अभी नया कुछ बीमारी चली है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का वायरल इन्फेक्शन चला है, तो उसके जो कॉमन सिम्टम्स सबको हो रहे हैं, ऐसे कितने पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, कैसे पता करेगा। अगर हमने सिम्टम्स को ऐसे दिया तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इनिशियलाइजेशन कुछ ऐसे करेंगे, से फ्लू, राइट, कॉमा फीवर, कॉमा हेडेक, कॉमा नोजिया, ठीक है, कॉमा जॉइंट पेन एंड सो ऑन, ऐसे ही करेंगे। अब उस पर्टिकुलर जो वायरल इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल को पता करना है कि इन दिनों पिछले 1 महीने के अंदर ये वायरल ज़्यादा प्रेवलेंट है, और उसके लिए जो मेडिकेशंस जो दी जा रही है उस पे पेशेंट्स का क्या असर हो रहा है रिटर्न होने के बाद, उसको एनालाइज करना चाह रहा है हॉस्पिटल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो एप्लीकेशन एक बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस एप्लीकेशन हो गया अपॉइंटमेंट सिस्टम के, ठीक है, लेकिन डाटा तो यहाँ मौजूद है ना, कल को जब बनेगा तो इंटीग्रेट होगा ना। और मैं पहले से ही अपना इंटेंशन क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन जो है ये ग्रो करेगा एंटरप्राइज लेवल तक, यानी बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनेगा, है ना। तो ये चीजें मैंने पहले ही आपके दिमाग में डाल दी कि ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर हमने ऐसे कर लिया और उस सिम्टम्स के सिर्फ 2 मेजर जो सिम्टम्स हैं उस पार्टिकुलर वायरल के, वो है जॉइंट पेन और फीवर, हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी पेशेंट हैं ये सारी चीजें डाटाबेस में तो जाएंगी, करेक्ट। डाटाबेस में अगर जाएंगी तो अगर एक सिंगल स्ट्रिंग यानी एक कॉलम के अंदर अगर लिखी हुई हो विथ कॉमा सेपरेटेड या सेमी कॉलन सेपरेटेड या किसी भी सेपरेटर को यूज करके, तो हर एक पेशेंट के लिए पूरी स्ट्रिंग को हमें रीड करना पड़ेगा,
रीड करने के बाद उनको स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट, फॉर द सेपरेटर। कॉमा है तो कॉमा के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा, सेमी कॉलन है तो उसके लिए स्प्लिट करना पड़ेगा, और स्प्लिट करने के बाद फिर उन्हें सर्च करना पड़ेगा, सर्चिंग भी करनी पड़ेगी, जो सर्च एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं कि ये किसमें मौजूद है, राइट। सर्च करने के बाद फिर उसके बाद हो सकता है डेट के हिसाब से सॉर्टिंग वगैरह भी करनी पड़े, काफी सारे काम आ सकते हैं, राइट। तो अगर ये एक स्ट्रिंग में है तो स्प्लिटिंग का काम अपने आप में काफी सीपीयू साइकिल को लेगा, क्योंकि ये रन टाइम पे करेगा स्प्लिटिंग, राइट। अगर इसी को हम स्टोर ऐसे करते हैं कि सिम्टम नाम का एक आपका एक टेबल ही बना देते, ठीक है, उसका फॉरेन की होता पेशेंट का आईडी होता, पेशेंट का आईडी होता है, आप जब भी जाएंगे हॉस्पिटल में पेशेंट का आईडी जनरेट होता है, उसका फॉरेन की हो गया, डाटाबेस जानते हैं ना सब लोग, तो फॉरेन की का मतलब समझ रहे हैं। एक्चुअली जो डाटा हम इस सिम्टम टेबल में डाल रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर पेशेंट का है जिसकी आईडी यूनिक है ना, यानी ये रो जो है ये डुप्लीकेट नहीं होगी, पूरी की पूरी रो कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, है ना, क्योंकि पेशेंट आईडी इसमें यूनिक है। तो एक कॉलम पेशेंट आईडी हो गया, बाकी सारे सिम्टम 1 सिम्टम 2 सिम्टम 3 इस तरह हो गए आपके, ठीक है। या हम कहते हैं सिम्टम में आपने कर दिया फ्लू ट्रू एंड फॉल्स, फीवर में ट्रू एंड फॉल्स, या लो ग्रेड हाई ग्रेड, इस तरह आपने कर दिया। तो इस तरह हमने कॉलम्स को डिजाइन कर लिए। अगर वो अलग अलग कॉलम्स जो हैं आपके, देखिए प्रैक्टिकल डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, अगर सारे इस ग्रेनुलिटी पे, ग्रेनुलिटी का मतलब कितने लेवल तक आप उसको डिग डाउन कर रहे हैं, इस ग्रेनुलिटी पे अगर इतनी माइन्यूटली अगर आपने वहां पे ब्रेक करके उसके लिए डिजाइन आपने बना रखा है, तो जाहिर सी बात है फिर ये डिजाइन हमारे लिए सॉफ्टवेयर में उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, जो इजीली मैप नहीं हो पाएगी डाटाबेस से। हम चाहते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो इजीली डाटाबेस में एज इट इज मैप हो जाए, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे, ORM। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। पिछले 2 डिकेड से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने आप में एक मतलब इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट मैटर करता है, और रिलेशनल डाटाबेस में रिलेशंस यानी टेबल्स कैसे एसोसिएटेड एक दूसरे से, ये मैटर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हैं तो इन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप टेबल में कन्वर्ट कर दें, यानी इनकी जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे पेशेंट का नेम हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, इसका पेशेंट नाम का एक टेबल आपने बना दिया सेम नाम से, नेम नाम से एक कॉलम बना दिया, जेंडर नाम से एक कॉलम बना दिया, एज नाम से एक कॉलम बना दिया, पेशेंट आईडी यहाँ पे आप लिखेंगे जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा, उसके नाम से एक प्राइमरी की बना दी, राइट। तो पूरा का पूरा डाटाबेस आप जनरेट भी कर सकते हैं, साथ में इक्वली मैप भी होगा, ठीक है। तो आप सिंपली कहेंगे पेशेंट से, पेशेंट का नाम है फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है इमरान, ठीक है, इमरान नाम का एक पेशेंट है, यानी एक रेफरेंस वेरिएबल इमरान जो एक पेशेंट के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, राइट। उसको आपने एक फंक्शन अलाउ किया, ORM का जो फ्रेमवर्क होगा, जो लाइब्रेरीज होंगी, एक फंक्शन देंगी आपको सेव, आपने उसमें डॉट सेव करा, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पेशेंट नाम के टेबल में जाकर के हर फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उनमें जाके वो सेव हो जाएंगे फील्ड्स। आइडिया समझ में आ रहा है? टेक्निक बहुत दूर की है, अभी आपको नहीं यूज करना है, अभी आप बहुत पीछे है उससे, लेकिन एक बिग पिक्चर आपको मिल रही होगी कि कहाँ एक्चुअली इसको इस्तेमाल होना है और क्यों हम इस तरह से ऑब्जेक्ट के माइन्यूट बाइफर्गेशन में या माइन्यूट ग्रेनुलर लेवल पे उसको सेंसिबल तौर पर उसको डिजाइन करने पे फोकस कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसकी जगह हम स्ट्रिंग सिम्टम्स की जगह ऐसे करने के बजाय हम सिंपली इसको एक अरे में कन्वर्ट कर दें, तो कैसा रहेगा? अभी स्ट्रिंग अरे बन गया, स्ट्रिंग अरे बन गया, यानी हर अरे का एक एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, वो एक कॉलम से मैप हो सकता है, वर्कर के कॉलम से मैप हो सकता है, वर्कर समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है, चलो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एक पेशेंट आईडी भी कर देता हूँ, ताकि आपको डाटाबेस के जो टर्मिनोलॉजी है उसको याद रखने में आसानी हो। पेशेंट आईडी, ठीक है, क्लियर इतना? और कुछ फील्ड भी आ सकती है पेशेंट में, ठीक है, एकदम चलें आगे बढ़े, ठीक। तो हमारे पास 2 एंटिटीज जिनकी फील्ड्स हमने आइडेंटिफाई कर रखी है, एक तो पेशेंट की कर रखी है और एक डॉक्टर की कर रखी है।
और बाकी सारे एंटिटीज की मैंने आपको कहा था 4-4 का ग्रुप बना लीजिए, लेकिन आपने ग्रुप बनाया नहीं है। मैंने ये कहा था, असाइनमेंट दिया था कि हर बैच से 4-4 बच्चे इनमें से कोई एक एंटिटी उठाएं, ठीक है, और उनकी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करें, आगे चल के उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उस एंटिटी का पूरा डिजाइन जब तक हमारा कोर्स चल रहा है, जब तक हम इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे, ठीक है, उसको पूरा डिजाइन को समझना, उन पे काम करना, उनकी एक ओनरशिप रहेगी इस पे। लेकिन किसी ने मुझे उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए ही है। मैं तो क्लास में करके चला ही जाऊंगा बहरहाल, ठीक है। आप खुद करेंगे तो जब खुद करेंगे ना, पेपर पे बैठ के करेंगे, पेन पे लेके करेंगे या कंप्यूटर पे लेके करेंगे, तो एक अलग बात होगी, फिर आपको सीखने का एक अलग लेवल मिलेगा, ठीक है। देखो, अगर आप सिंपली वैसे सीख के जाओगे जैसे पढ़ाया जाता है क्लासेस में नॉर्मली छोटे के लेवल पर, तो कभी आप उस तरीके से अपनी स्किल्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे जिसकी जरूरत वहां पे असल दुनिया में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सीख के जाओगे ना, तो फायदा ये होगा कि आप फर्स्ट जॉब से ही दूसरों से एक स्टेप आगे अपने को प्रूव कर पाओगे। जब डिस्कशंस होंगे उसमें आप अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को महसूस करा पाओगे, तो क्या होगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जल्दी मिल जाएगी। वहीं से आपका ग्रोथ शुरू हो जाता है, वहीं से आप दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक छोटी सी चीज सीखो ना, तो उसके इन आउट को बड़ी बारीकी से समझो और अच्छे से सीखो। अब ये सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं, लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है इसका। जो डिजाइन की डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, इसका लैंग्वेज से कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में करो, ये सारी चीजें आपको दिमाग ऐसे ही लगानी पड़ेगी। मैं एग्जांपल दे दे के आपको समझा रहा हूं उन बातों को, ठीक है। अगर आप पीछे बातें करते रहेंगे भाई, तो आप अपने लाइफ का ये टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग जरूर अवेलेबल है, लेकिन मैं जानता हूं 70% लोग कभी भी रिकॉर्डिंग को टच नहीं करेंगे, क्योंकि लेंथी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। आप यहाँ पढ़ोगे तब उसकी वैल्यू समझोगे, तब जाके उसको रिवाइज करने के लिए दोबारा से रिकॉर्डिंग भी खोलोगे आप, फिर क्वेश्चन भी लेके आ पाओगे। नहीं करोगे तो अल्टीमेटली लूजर आप ही हैं, मेरा कोई लॉस नहीं है, लूजर आप होंगे, 100% होंगे, ठीक है। चलिए बहरहाल, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। इनकी विजिबिलिटी भी हमने क्या करा, डिफॉल्ट करा। अब जो विजिबिलिटी आपको पढ़ाया था, उसको पढ़ने का एक मकसद था कि आपको मैं बता पाऊं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, विच इज कॉल्ड एज डेटा हाइडिंग। क्या बोलते हैं इसको, डेटा को हाइड करना, डेटा हाइडिंग, ठीक है। भाई जो मैं सिर्फ सी पढ़ के आए हैं, उनसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जानते होंगे। लेकिन जो C++ पढ़ के आए हैं, उनमें से कोई बता सकता है मुझे कि डेटा हाइडिंग क्या होती है? गैस, कुछ भी आइडिया, गलत सही, डजंट मैटर, मैं आपको जज नहीं करूंगा जब तक पढ़ा ना लूं। डेटा को हाइड करते हैं आउटसाइड यूजर से। यहाँ डाटा हाइडिंग करने का क्या मतलब होता है, किस डाटा की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं जैसे फॉर्म पे जो हमें नजर आता है ना, उस डाटा की सिक्योरिटी की बात तो समझते हैं। फॉर्म समझ रहे हैं ना आप, फॉर्म पे जो आ रहा है डाटा लिख करके, उसकी सिक्योरिटी की बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। किस डाटा की बात हो रही बताओ, ये जो अभी हमने एंटिटी में जनरेट कर रखे हैं, ये सारे डाटा, क्या भाई इसी की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना, है ना। ये विजिबल नहीं होने चाहिए फॉर अनऑथराइज एसेस और चेंज, एसेस के लिए भी और चेंज के लिए भी। अब वो अनऑथराइज बंदा कौन होगा, एंड यूजर होगा क्या, नेक्स्ट प्रोग्रामर जो इस क्लास को यूज करना चाहेगा। अगर उसके लिए डाटा विजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं भी जा करके ऐसा ना कर पाए कि अनस डॉट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद अनस। ये जो मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ ना, या इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रिंट होना या उसको चेंज करने देने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। अभी ये क्यों कह रहा है अनस डॉट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद अनस, इसको क्या मना कर रहा है ये, द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल। डॉक्टर डॉट नेम देखते हैं, डॉक्टर डॉट नेम में क्या है, स्ट्रिंग नेम, ये क्या है, अलग पैकेज में हो गया। विजिबिलिटी क्या है, डिफॉल्ट है।
तो इस पैकेज यानी अपोलो डॉट स्टॉप इन डॉट अपोलो डॉट स्टाफ के बाहर ये फील्ड विजिबल नहीं होंगी। और हम एक्सेस कहां से करने की कोशिश कर रहे हैं? स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम विच इज इन द इन डॉट अपोलो इन अनदर पैकेज। ठीक है, इसलिए ये मुझे मना कर रहा है ना, ये विजिबिलिटी का कंट्रोल है। और यहां पे अगर मैं यूज कर पाता तो ये मेरे लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस होता, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल डेवलपर है डॉक्टर ने, उसने इसकी परमिशन नहीं दी है कि इसका एक्सेस या इसका चेंज ऑन द लेवल ऑफ फील्ड डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा करके किसी और पैकेज में हो पाए। ठीक है, तो हम इसी फील्ड की बात कर रहे हैं एंड वी आर प्रोटेक्टिंग इट टू बी यूज्ड फ्रॉम अनदर डेवलपर बाय मिस्टेक। अभी सारे फील्ड को दे रहा है, क्योंकि सारे फील्ड आपके डिफॉल्ट हैं। ठीक है, तो एक रिस्ट्रिक्शन जो हमने पैकेज लेवल पे डिफॉल्ट फील्ड बना करके डॉक्टर की सारी लगा रखी है, ये अपने आप में डाटा को हाइड कर रहा है, करेक्ट। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये डाटा को हाइड कहां तक करेगा? सिर्फ उन्हीं एंटिटीज से हाइड करेगा या उन्हीं एंटिटीज के मेथड से हाइड करेगा जो दूसरे पैकेज में है। अगर इसको मैं मूव कर दूं, से फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू रिफैक्टर। रिफैक्टर मतलब होता है टू चेंज द कोड फॉर समथिंग बेटर आफ्टर दे आर वंस रिटन। ठीक है, तो अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो बेटर रिफैक्टर का ऑप्शन यूज करिए, रीनेम करिए, मूव करिए, जो भी करना है। ठीक है, तो इसका यूज भी आगे मैं दिखाऊंगा क्या होता है, क्यों इसको यूज करने को कह रहा हूं मैं। फिलहाल इसको मूव कर रहा हूं। ठीक है, डॉक्टर को मैं मूव कर रहा हूं। से फॉर एग्जांपल इस पैकेज में जिसमें डॉक्टर है, उसी में मैं इसको स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम को मूव कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां से एरर चली गई ना गाइस। खाली मैंने क्लास को मूव करा एक पैकेज से दूसरे पैकेज में, जो कंपाइलेशन में एरर आई थी विजिबिलिटी की वजह से, वो चली गई, क्योंकि जो लिमिटेशन विजिबिलिटी की थी वो पैकेज के अंदर तक थी ना। पैकेज के बाहर वो कह रहा था नहीं दिखाएंगे, हम उस फील्ड को एक्सेस नहीं होने देंगे। लेकिन जब जिस क्लास को यूज करना है यानी क्लाइंट कोड को जब उसी पैकेज के अंदर ले आए, तब उसके लिए विजिबिलिटी की इशू नहीं रह गई। यानी अब ये डाटा हिडन नहीं रह गया उस क्लास के लिए, डाटा हिडन का वायलेशन हो गया। So why don't we go for a most strict form of data hiding, which is, let me rather declare all the field as private, which is the highest level of visibility control, most stringent level of visibility control. तो मैंने इसको कहा प्राइवेट, और इस प्राइवेट को मैं सभी फील्ड्स के लिए कर दूंगा, एक के लिए नहीं, सारे के लिए। सारी फील्ड्स को मतलब मैं प्राइवेट बना रहा हूं इन शॉर्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो क्लास है उसकी सारे फील्ड्स को मैं प्राइवेट बना रहा हूं। कंट्रोल एस। अब देखो इसी पैकेज के अंदर स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम है, लेकिन इसको यहां भी क्या एरर दिखा रहा है? द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल। डाटा हाइड हो गया इसका गाइस, डाटा हाइड हो गया। चाहे अब ये क्लास यहां रहे या किसी और पैकेज में रहे, अब इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां है तब भी वही प्रॉब्लम दिखेगी आपको, चाहे इन डॉट अपोलो में रहे, चाहे इन डॉट अपोलो डॉट स्टाफ में रहे। जो क्लाइंट कोड है आपका, वो डॉक्टर को एक्सेस करना चाहता है, और डॉक्टर की सारे फील्ड्स की जो विजिबिलिटी है वो क्या है? प्राइवेट है। तो जब प्राइवेट है तो इस क्लास के बाहर ये डॉक्टर तो विजिबल होगा, लेकिन जो फील्ड्स है वो विजिबल नहीं होंगी। डॉक्टर तो पब्लिक है, डॉक्टर पब्लिक है। अब देखिए क्लास के आगे भी विजिबिलिटी कंट्रोल आ गई है ना। सो रिमेंबर अ रूल फॉर क्लास। इसको मैं रिमूव कर दूं। फॉर क्लास you can use two visibility controls only. For class you can use only two visibility control. One is public, the other is default, अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। करेक्ट गाइस, याद रहेगा। अभी देखो यहाँ क्लास के आगे मैंने पब्लिक लगा रखा है, चलेगा, कोई कंपाइलेशन नहीं है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके डिफॉल्ट कर दूं, कंट्रोल एस कर दूं, तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो फॉरन कंपाइलेशन में एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगा?
इलीगल मॉडिफायर for class doctor only public abstract and final is not a visibility control, it's something different. ठीक है, हम आगे देखेंगे. visibility control में जो बोल रहा है public, only public is permitted, otherwise you just leave it, then it will be default. जो default compilation नहीं दे रहा था, right? तो public and default are available. इसके आगे protected लगा के भी देख लो, तब भी देखो आपको compilation error मिलेगी. ठीक है, अभी देखो फिर कंपाइलेशन प्रोटेक्टेड कीवर्ड पे नहीं दे रहा है, ये डॉक्टर पे दे रहा है कि भाई डॉक्टर के आगे जो आप लगा रहे हो बिकॉज इट्स अ क्लास, so the protected is a illegal modifier for class. ठीक है, क्विक फिक्स भी बता रहा है, रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर, आप रिमूव कर दोगे तो हटा के डिफॉल्ट कर दिया उसने, कर दिया. मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसको पब्लिक रखा है ताकि हर जगह से ये विजिबल रहे और एक्सेस हो जाए, दूसरे क्लास में भी एक्सेस हो जाए. अगर ये डिफॉल्ट रहेगा तो क्या होगा बताओ मुझे, अगर ये डिफॉल्ट रहेगा तो क्या होगा, क्या दिक्कत आ रही है, इंपोर्ट में आ रही है ना, इन डॉट अपोलो डॉट स्टाफ डॉट डॉक्टर, क्या कह रहा है इसको, द टाइप इन डॉट अपोलो डॉट स्टाफ डॉट डॉक्टर, डॉक्टर का फुली क्वालिफाइड नेम बोल रहा है ना, पूरे अपने उनके पिताजी के नाम के साथ, राइट, इज नॉट विजिबल. तो जब आपने क्लास को ही प्रोटेक्टेड कर दिया तो क्लास की विजिबिलिटी कितनी रह गई, इस पैकेज के अंदर रह गई. जब इस पैकेज के अंदर रह गई तो स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम जो क्लास है वो कहाँ है, दूसरे पैकेज में है, तो इस पैकेज में ये डॉक्टर विजिबल नहीं होगा. पहले क्या था, फील्ड की बात थी, डॉक्टर तो पब्लिक था, फील्ड को हमने डिफॉल्ट या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट करने की बात चल रही थी, तो फील्ड को कह रहा था. अब की बार क्या कर रहा है, जब हमने डॉक्टर को ही डिफॉल्ट कर दिया, इसकी विजिबिलिटी इस पैकेज के अंदर कर दी, तो इस पैकेज के बाहर जो भी क्लास है अब उसको ही विजिबल नहीं है, उसका इंपोर्ट भी नहीं लग सकता, उसका यूज भी नहीं हो सकता. देखो यहाँ भी वही कहेगा, डॉक्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप. ठीक है, कैस क्लियर है, ठीक है ना भाई. अच्छा, इंपोर्ट क्यों लगाना पड़ा, ये ध्यान रखो, जब भी कोई क्लास आप किसी और पैकेज से यूज करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द सेम पैकेज जिसमें आपके क्लाइंट कोड मौजूद है, जैसे स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम का पैकेज इन डॉट अपोलो है, इसके अलावा कोई क्लास आप यूज करना चाहते हो जो किसी और क्लास में, जैसे डॉक्टर इन डॉट अपोलो डॉट स्टाफ में है, तो आपको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है, करेक्ट. ओनली एक्सेप्शन इज java.lang package. The only exception is java.lang package, and this package contains, like for example string. कई जगह मैंने string यूज करा है ना, देखो जैसे मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ इसके अंदर भी, डाटा टाइप को डिफाइन करने में भी, राइट, ये सारा स्ट्रिंग यूज करा है. क्या यहाँ कहीं स्ट्रिंग के लिए इंपोर्ट लगाया है, लेकिन स्ट्रिंग का जो इंपोर्ट होगा, अगर इंपोर्ट आप लगाना चाहो तो देखो क्या होगा, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ये होगा. ठीक है, यानी स्ट्रिंग क्या है, क्लास कहाँ पे है, जावा डॉट लैंग पैकेज में है. तो ये लैंग मतलब लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज प्रोवाइडर्स ने इस पैकेज को एज एन एक्सेप्शन छोड़ दिया है कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग क्लास दे रहे हैं, और भी क्लासेस होंगे, सिस्टम क्लास होगी, तो ये सारी चीजें आप कई बार यूज करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए, बहुत कॉमन है, तो इनको वो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि इंपोर्टेड है ही, तो आपको अलग से इसका इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज चाहे आपका अपना यूजर डिफाइंड क्लास हो या जावा लैंग्वेज डेवलपर्स का प्रोवाइडेड कोई क्लास हो, यूटिलिटी क्लास हो, अगर आपको यूज करना है और वो किसी और पैकेज में है तो आपको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है, गाइस रूल याद हो गया, थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा हूं, ठीक है. तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, क्योंकि जावा डॉट लैंग जो है ये बाय डिफॉल्ट आपका समझ लो इंपोर्टेड है. ठीक है, क्लियर है. तो अब कहानी क्या बढ़ी कि हमने कहा कि भाई हम विजिबिलिटी को स्ट्रिक्ट कर देते हैं, डाटा हाइडिंग को सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, और क्या कर रहे हैं, जितने भी फील्ड्स है सबको, सबकी जो विजिबिलिटी है इसको क्या करा, प्राइवेट कर दिया. ठीक है, सारे फील्ड्स की विजिबिलिटी को प्राइवेट कर दिया. तो इसका मतलब नेम, डिपार्टमेंट, एज, स्पेशलाइजेशन, कंसल्टेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जेंडर, जितनी भी फील्ड्स हैं डॉक्टर की, ये सारी की सारी क्या है, प्राइवेट है, और कहीं भी पूरी तरह से हिडन है, ये डाटा पूरी तरह हिडन है.
ये कहीं भी किसी भी क्लास के अंदर कोई भी मेथड लिख करके आप इनको डायरेक्टली इनका ऑब्जेक्ट बना के उस पर डॉट ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? यानी सिंपली कहें तो ये वाला कोड काम नहीं करेगा, ये वाला कोड काम नहीं करेगा, ठीक है? तब आप कहेंगे कि सर हमें तो इन फील्ड्स का यूज करना है, कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, तो अगर काम नहीं करेगा तो फायदा क्या उसका, है ना? तो काम हम कराएंगे, जो कहते हैं ना हाथ घुमा के कान पकड़ना, ठीक है? तो वैसे घुमा के कराएंगे। उसका तरीका क्या है? रूल ये है कि आपको ये जितनी भी फील्ड्स आपने बनाई हैं सारी फील्ड्स को आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दी, और हर फील्ड का के अगेंस्ट यानी हर फील्ड के लिए 2 मेथड आप क्रिएट करेंगे। आ जाइए, क्या करेंगे आप? 2 मेथड आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट कर दो बेटा, शोर आ रहा है। जैसे नेम फील्ड हो गई, नेम फील्ड हो गई, टाइप क्या है इसकी? स्ट्रिंग है, तो एक मेथड हम बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। जरा ध्यान से देखना बेटा, रिटर्न दिस डॉट नेम। देखो एक मेथड ये बनाया, ये मेथड देखिए आपको क्या लग रहा है? कन्वेंशन देखिए, इसका फील्ड का नाम नेम था तो उससे ठीक पहले गेट लग जाएगा, ठीक है? उससे पहले गेट लग जाएगा, क्योंकि फील्ड का नाम आ जाए बेटा और फंक्शन का नाम दोनों का जो कन्वेंशन है, यानी कैसे उनको डिक्लेयर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा कन्वेंशन फॉलो करते हैं? कैमल केस कन्वेंशन। बताया कि नहीं पिछली क्लास में मैंने? कैमल केस कन्वेंशन बताया है ना? कैमल केस कन्वेंशन क्या होता है? अगर किसी फील्ड के या फंक्शन के नाम में, दोनों पे एप्लीकेबल है, किसी फील्ड या फंक्शन के नाम में अगर एक वर्ड है तो उस वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। हाँ, अगर एक से ज्यादा अक्षर हैं, जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 अक्षर हैं, तो पहला ईयर का तो वाई स्मॉल होगा, फिर ओ क्या होगा? कैपिटल होगा, फिर ई क्या होगा? कैपिटल होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो कंपाइलेशन में आपको एरर मिलेगी, कंपाइलेशन में एरर नहीं मिलेगी, लेकिन दुनिया भर के जावा डेवलपर इसी तरह काम करते हैं, आपको इसी तरह करना होगा, ठीक है? और टूल भी इसी पे काम करता है, इसी कन्वेंशन को टूल भी फॉलो करता है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो टूल भी कंफ्यूज होगा, ठीक है? अब देखिए जो मेथड मैंने बनाया गेट नेम, तो कैमल केस कन्वेंशन मुझे फॉलो करना था, तो नेम यहाँ इंडिकेट कर रहा है, नेम फील्ड के लिए बनाया मैंने, और गेट मतलब इस मेथड को कॉल करके इस नेम फील्ड की जो वैल्यू है उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? करेक्ट गाइस? और ये मेथड ध्यान रखिए ये पब्लिक है, पब्लिक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि नेम स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है। तो जब नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, कंपेटेबल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहे हैं? दिस डॉट नेम, यानी ये जो ऑब्जेक्ट जब रन टाइम में बन जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो करंट वैल्यू होगी, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं कह रहा हूँ दिस पॉइंटर, पढ़ा होगा? दिस पॉइंटर इज, दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है, दैट रिफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट जिसमें हम कोड में हम गेट नेम वाले फंक्शन को रन कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट का जो नेम हो, भाई अगर 10 डॉक्टर होंगे तो 10 डॉक्टर का अलग अलग फील्ड की वैल्यू होगी ना, तो जिस डॉक्टर के गेट नेम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अनस डॉट गेट डॉक्टर कॉल कर रहे हैं, तो गेट डॉक्टर मोहम्मद अनस अगर पूरा नाम है तो मोहम्मद अनस ही रिटर्न करे, मोहम्मद अबूजर रिटर्न ना करे। बात समझ में आ रही है? तो ये हम बता रहे हैं दिस डॉट नेम करके हम बता रहे हैं कि ये हम रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, दिस डाटा इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सो रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, ठीक है? अब इसका यूज देख लीजिए। देखिए ये स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम जो बनाया था हमने, अब देखो अनस डॉट नेम ये काम नहीं कर रहा है, ये क्या रीड करने के लिए है या चेंज करने के लिए है? लाइन नंबर 12 चेंज करने के लिए है, इसकी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं ना। रीड करना होता तो ये कोड ऐसे होता,
से फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनस डॉट नेम को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रीड करना हुआ ना, आप रीड कर रहे हैं, यानी अनस डॉट नेम को अब यहाँ बुला करके उसको यूज कर रहे हैं, किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है, किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर रहे हैं, वट एवर, ठीक है। तो ये इसको एक्सेस करना है। तो चूंकि नेम फील्ड क्या है, प्राइवेट है, डाटा है उसकी क्या है, नेम की डाटा हिडन है, डॉक्टर क्लास के सारे ही फील्ड के डाटा हेडिंग को फॉलो कर रहा है, राइट गाइस, क्लियर है। तो ये कोड नहीं चलेगा, कोड क्या चलेगा, जो अभी अभी हमने डॉक्टर में कोड लिखा है, यानी उसके अगेंस्ट या उसके अराउंड एक मेथड गेट नेम बना दिया, ये गेट नेम मेथड पब्लिक है, ये प्राइवेट नहीं है। गेट नेम तो एक्सेस हो सकता है ना, नेम एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन गेट नेम तो एक्सेस हो सकता है। नेम हिडन है, गेट नेम तो हिडन नहीं है, गेट नेम तो नहीं हिडन है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह जो कोड लिखेंगे, आप वो कोड लिखेंगे, कहाँ गया, गेट एन कैपिटल है, गेट नेम, देखो गया। अरे भैया, हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं। अच्छा, अभी, हाँ हेलो, हाँ इक्लिप्स, हाँ अपडेट आपके है नहीं है, और बिना उसके काम होगा नहीं। चलिए एक काम करेंगे, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, कल लैब है मेरी, तो कल मैं शायद वही आपसे आके मिल लूंगा और जरा वहीं पे अपने लैपटॉप में ट्राई करके देख लेंगे, हो सकता है कोई वर्जन ऐसा अवेलेबल हो जो ऑफलाइन इंस्टॉल हो पाए। तो हाँ, फिर मैं आपसे मिल लूंगा, कल आके मिल लूंगा इंशाल्लाह लैब में, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। भाई ये बीटेक एआई वाली बैच आप लोग के लिए भी और बीसीए बैच के लिए मैंने फर्स्ट फ्लोर पे कहा था कि जेडीके वगैरह इंस्टॉल कर दें, जेडीके के साथ इक्लिप्स इंस्टॉल कर दें। जेडीके तो इंस्टॉल कर पा रहे थे, अब यूनी कॉल आया था, इक्लिप्स के लिए नेट चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग का लैब है ना, कल आप लोग का भी लैब है ना शायद, बीटेक एआई बैच का है कि नहीं है कल, टाइम टेबल देखो जरा, है ना। तो लैब में चलेंगे, उस वक्त ही फिर इसको देखते हैं, ठीक है। ऊपर है नेट, है ऊपर नेट है, लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, है ना। एसी वगैरह सब प्रॉपर्ली चलते हैं, हर चीज़ चलती है, ज़्यादा जगह भी है, बड़े बैच बैठ सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, ये पूरे कोड को मैं एक बार कमेंट में डाल दूं जो एरर में आ रहा है, सोर्स में ऐड ब्लॉक कमेंट में चला गया, ठीक है। अनस डॉट गेट नेम, इसको एक बार चला के देख लें, चल रहा है कि नहीं, आउटपुट क्या आ रहा है, नल। कोई बता सकता है भाई क्यों आउटपुट नल आ रहा है। अनस का नेम फील्ड को हमने चूंकि इनिशियलाइज नहीं करा है, और नेम फील्ड क्या क्या स्ट्रिंग टाइप की है, स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। तो अगर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होगा और वो किसी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू पिक करेगा, नल लेगा, क्योंकि वो एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। तो कह रहा है कि नल है, हमने सेट ही नहीं करा ना उसको, गेटर बना दिया रीड करने के लिए, लेकिन उससे पहले उसको वैल्यू जो देना था उसके लिए सेटर बनाना था, राइट। तो हमने क्या करा, हमने गेट मेथड बना दिया डॉक्टर के लिए, गेट नेम मेथड बना दिया, लेकिन सेट नेम करके एक मेथड में बनाया होता, उससे पहले सेट किया होता, तब इसका कॉल करना सेंस बनाता, करेक्ट, वरना मुझे नल ही मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, कोई डाउट इसमें। तो हम क्या करते हैं, चलो सेटर मेथड बना देते हैं, पब्लिक, बताओ इस सेट नेम मेथड का कन्वेंशन ठीक लिख रहा हूं मैं, रिटर्न टाइप, आप रिटर्न टाइप की बात कर रहे हो क्या, क्या एरर क्या दे रहा है देखो,
रिटर्न टाइप वॉइड लगाने को कह रहा है ना, रिटर्न टाइप तो देना पड़ेगा, वॉइड ठीक है, या कोई डेटा टाइप इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए था, दे रहे हैं इसको ताकि ये कुछ करे, है ना। इसको रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, इसको पैरामीटर चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग नेम। अब देखो एक और क्लोजली वॉच करो, यहाँ भी नेम दिया है मैंने, ये भी नेम दिया है, लेकिन ये दोनों नेम जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग हैं। ये मेथड लोकल वेरिएबल होगा सेट नेम का, यानी इसका स्कोप जो है, विजिबिलिटी जो है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगी। और ये जो नेम है ये इंस्टांस वेरिएबल है, यानी पूरे क्लास के ऑब्जेक्ट में किसी भी मेथड के अंदर से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें नेम पास करा, कैसे पास करेंगे, कोड में जाके देखते हैं। अनस डॉट नेम इज इक्वल टू डबल कोट MOHD अनस, सही है या गलत है, बताओ भाई, सही है या गलत है क्या। अच्छा ये स्पेलिंग, चलो ये स्पेलिंग तो मार्कशीट पे भी गलत हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सही कर देते हैं हम, ठीक है। होती है ना गलत, चलो ये सही कर दिया। अब ये सही है, ये सही है, सही होता तो कंपाइलेशन क्यों दिखा था हमको भाई। नेम जो फील्ड है वो तो हिडन है ना, डाटा हेडिंग हमने फॉलो कर रखा है। डाटा हेडिंग का मतलब क्या है, फील्ड डिक्लेयर प्राइवेट, तो फील्ड तक हम डायरेक्टली डॉट लगा के नहीं पहुंच सकते। ये क्या बोल रहा है, द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल, तो ऐसे नहीं होगा ये। अब ये कैसे होगा, अब हम कहेंगे अनस डॉट, इसको हटाई दो एक बार, सेट नेम, मेथड कॉल करा, और मेथड के अंदर ये वैल्यू हम पास करेंगे MOHD अनस। अब ये सेट हो जाएगा, देखो कंपैरिजन गई। अब जब मोहम्मद अनस सेट हो गया है तो ये प्रिंट भी करेगा, राइट, प्रिंट भी करेगा, करेक्ट। अभी मैं कोड चलाऊं, चलेगा क्या, ये कोड देखो और डॉक्टर का कोड देखो, ये कोड देख लिया, अभी क्या एरर दे रहा है देखिए, द मेथड सेट नेम स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप डॉक्टर। सेट नेम में हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, डॉक्टर में क्या बोल रहा है, डॉक्टर में देखो स्ट्रिंग सेट नेम स्ट्रिंग नेम, इसको सेव नहीं कराया क्या हमने, हाँ सेव नहीं कराया, यहाँ स्टार्ट दिख रहा था ना, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा था, जैसे हमने सेव किया देखो एरर चला गया है ना, चला गया। अब ये कोड देख रहे हो आप गैस, अच्छे से पढ़ लो ये 3 लाइन का कोड। पहले मैंने क्या करा, डॉक्टर रेफरेंस वेरिएबल एनएस इज इक्वल टू न्यू डॉक्टर बनाया, यानी डॉक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका एड्रेस अनस नाम के वेरिएबल में चला गया। फिर हम अनस को कह रहे हैं अनस डॉट नेम नहीं कर सकते क्योंकि नेम जो है हिडन है, डाटा हेडिंग को फॉलो कर रहा है, वो प्राइवेट वेरिएबल है, तो अनस डॉट नेम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, तो हम उसके अराउंड पब्लिक जो मेथड है सेट नेम है उसको कॉल कर रहे हैं। और जैसे नाम बता रहा है सेट नेम, कि नाम को हम सेट करना चाह रहे हैं, यानी नाम की वैल्यू को अगर नहीं है तो डालना चाह रहे हैं, पुरानी कोई वैल्यू है तो ओवरराइट करके नई वैल्यू देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या नाम जिसे देना इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं उसको, या चेंज करना चाह रहे हैं, मोहम्मद अनस से, ठीक है। तो अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये पहली बार ये वैल्यू जा रही है, राइट, मोहम्मद अनस जा रही है उसके अंदर। फिर क्या कर रहे हैं हम, उसी वैल्यू को अनस डॉट नेम नहीं कह सकते थे, अगेन बिकॉज ऑफ द डाटा हेडिंग, क्योंकि जो फील्ड है आपकी प्राइवेट थी, तो हमने क्या करा, गेट नेम करा, जो फंक्शन है गेट नेम पब्लिक है, वो कॉल हो सकता है, तो फंक्शन रिटर्न करके हमको वैल्यू देगा मोहम्मद अनस, और यहाँ पे मोहम्मद अनस प्रिंट होके आना चाहिए। ये कोड क्लियर है। अब एक बार डॉक्टर का कोड देख लो और बताओ क्या अब इस कोड को अगर मैं वापस आके रन करूंगा तो क्या ये चलेगा, लॉजिक से बस सोचो, नहीं चलेगा, क्यों, हाँ नेम जो हम इसे पास कर रहे हैं, इस नेम को हमको यहाँ तक पहुंचाना होगा ना। अब क्या करें हम, अगर ऐसे कहें नेम इज इक्वल टू नेम, ये भी नेम है ये भी नेम है, कौन सा नेम किसको असाइन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये नेम इसमें असाइन कर दे, राइट। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पे नेम
सेम वेरिएबल नेम देना अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये कहीं ना कहीं इसमें जाके इसकी वैल्यू को असाइन होना है, तो इसलिए ये सेम नेम है। देखो बड़ा क्लेवरली हर चीज को नाम दिया जाता है। ठीक है, हम ए बी सी उसको नहीं दे रहे हैं, उसको डॉक्टर नेम नहीं दे रहे हैं। अगर नेम वहां दिया तो यहाँ भी नेम ही दे रहे हैं, राइट। तो ये हमको कोड की एक नजर देखने पे हमको हमें अंदाज मिल जाएगा हो क्या रहा है, और दुनिया के सारे डेवलपर्स को पता चल जाएगा, क्योंकि सब एक जैसा काम कर रहे हैं, कन्वेंशन सारे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब डिस्टिंग्विश कैसे करें, इसको बोलते हैं शेडोइंग प्रॉब्लम। शेडोइंग प्रॉब्लम यानी एक ही वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एक मेथड लोकल वेरिएबल है, दोनों का सेम नाम है। तो अगर हम दोनों को, अगर ये इनमें से कोई एक ही होता तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। अगर इसकी जगह डॉक्टर नेम होता, फॉर एग्जाम्पल नेम, इसको मैं डॉक्टर कर दूं, इस वेरिएबल को मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे नेम डॉक्टर अगर कर दें, तो अब ये बात क्लियर है, ये जो नेम डॉक्टर है वो ये वाला देखो हाईलाइट हो रहा है, और जब ये नेम को हम क्लिक करें तो क्या हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, राइट। आईडी भी आपको हाईलाइट करके बता रहा है ना कि देखो ये चीज है, और ये क्या चीज है, ये है। जो मेथड सेट नेम रिसीव कर रहा है, जो भी वैल्यू जैसे मोहम्मद अनस रिसीव कर रहा है, वो इस कंटेनर में आ रहा है, इस कंटेनर से आकर के फिर किस में ट्रांसफर हो रहा है, इस कंटेनर में। और ये कंटेनर क्या है, ये वाला है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल में जा रहा है, मेथड लोकल वेरिएबल से, पैरामीटर से आ रहा है और इंस्टेंस वेरिएबल में जा रहा है। अगर ये सिचुएशन होती तब तो ठीक होता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा कोड रीडेबल भी रहे, सब कुछ रहे। हम चाह रहे हैं कि दोनों का नाम भी सेम रहे, ताकि हम उसको रिलेट कर सके कि ये नेम की ही वैल्यू उठ करके उधर जा रही है, राइट। अब हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या बोलेंगे, दिस डॉट नेम, जैसे ऊपर लगाया था दिस डॉट नेम। अब ये बात साफ साफ समझे, देखो ये नेम क्लिक है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये नेम क्लिक होगा, ये सिलेक्ट करूंगा, सेव कर दो एक बार, ये नेम सिलेक्ट करूंगा, देखो ये हाईलाइट हो रहा है, आईडी भी पहचान रहा है, आईडी को भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कन्वेंशन ऐसा नहीं सिर्फ डेवलपर फॉलो कर रहे हैं, आईडी का भी उसका उसको यूज करके वो समझ रहा है। तो जो भी ऑटोमेटिक काम इसको करना होगा, ये इसी कन्वेंशन को फॉलो करके आईडी भी करेगा। अभी आगे देखेंगे ऑटोमेटिक से क्या मतलब है मेरा। गैस क्लियर हुआ, तो अब ये कोड मेरा कंप्लीट हुआ, करेक्ट। कंट्रोल एस सेव है। दोबारा जाकर के अब हम इस कोड को एक बार फिर से देख लीजिए। अनस डॉट सेट नेम करके हमने मोहम्मद अनस असाइन करा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के जाकर के अनस डॉट गेट नेम करके उसी वैल्यू को रिट्राइव करके प्रिंट कर लिया टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब चलाएंगे तो अब वैल्यू हमारी प्रिंट होनी चाहिए नल की जगह। देखो प्रिंट हो रहा है मोहम्मद अनस, करेक्ट है गैस, क्या सही है, एनी डाउट भाई, भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब सी प्लस से भी एप्लीकेबल है, कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब सी प्लस में था। ठीक है, वहां भी डाटा हेडिंग थी। तो डाटा हेडिंग का, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाटा हेडिंग का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल टर्म में मुझे बताओ। ऐसे तो डाटा हेडिंग की बुक की आप डिफिनेशन गूगल करके पढ़ ही लोगे, है ना। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल मुझे बताओ कि डाटा हेडिंग का मतलब क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे, बताओ, ट्राई करना चाहोगे। सारे एंटिटीज के फील्ड्स को क्या करें हम, हाइड करें विद द हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शन दैट इज प्राइवेट। ठीक है, यानी फील्ड्स को सारे क्या करना है, सिंपली कहिए कि सारे फील्ड्स को हम प्राइवेट बनाएंगे, और हर फील्ड के लिए एक गेटर मेथड और एक सेटर मेथड लिखेंगे। ठीक है, वो गेटर मेथड किस लिए होता है, रीड करने के लिए वैल्यू को फील्ड की, और सेटर मेथड क्या किस लिए होता है, चेंज करने के लिए फील्ड की वैल्यू को। ये दोनों मेथड्स बनाएंगे हम, राइट। और इन दोनों मेथड्स की जो विजिबिलिटी होगी वो क्या होगी, पब्लिक होगी। यही आपकी डाटा हेडिंग हो गई। यानी आप डायरेक्टली फील्ड को रेफरेंस वेरिएबल पे डॉट ऑपरेटर लगा के आप एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस इनफैक्ट जो डेवलप कर रहा है कोड, वो प्राइवेट लगा के इसकी परमिशन भी नहीं देगा कि कोई और डेवलपर उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, कोड मेंटेनेंस के दौरान, बल्कि उनके अराउंड हमेशा गेटर और सेटर मेथड लिखेगा जो कि पब्लिक होंगे, और उन मेथड्स के थ्रू घूम करके हम जाएंगे उन वेरिएबल्स पे। वो समझ में आ गया।
अब जो नेक्स्ट बहुत नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जिसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, कुछ क्लासेस के बाद दूंगा, वो ये है कि सर जब आपको फाइनली मेथड यूज करके उनको एक्सेस करके रीड भी करना था और चेंज भी करना था, तो फिर ये अननेसेसरी गेटर सेटर कोड हम क्यों लिख रहे हैं? छोटा कोड रहता, इतनी कहानी लंबी चौड़ी बनाने की जरूरत क्या है? लॉजिकल बात है, ठीक है। अक्सर जो लोग डाटा हाइडिंग के प्रिंसिपल को समझ जाते हैं कि यहाँ तक काम आपको करना है, वो भी इसके पीछे क्या रीजन है उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको कुछ क्लासेस के बाद दूंगा, जब थोड़ा सा डेवलपमेंट का विजडम आपके अंदर थोड़ा सा और पैदा हो जाएगा, आप कोड को और अच्छी तरह कोड से फैमिलियर हो जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कोड से भी फैमिलियर हो जाएंगे, लंबे चौड़े कोड से फैमिलियर हो जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है, ठीक है। बट देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, ठीक है। अभी ये आपको रूल फॉलो करना है, वो करना है, सही है। आपको फील्ड सारी रिस्ट्रिक्टिव करना है, प्राइवेट करना है, और मेथड्स को क्या करना है, पब्लिक करना है। अगर किसी को आंसर पता हो तो बता सकता है। लेट मी सी प्लस प्लस किसने अच्छे से पढ़ा है? देखो क्लास क्या है, पब्लिक है ना, ठीक है। जब क्लास पब्लिक है तो कोई भी ऐसा हो सकता है। किस तरह की? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो हमने करा क्या है, हमने डाटा हेडिंग का मतलब सिर्फ इतना ही समझा है ना, कि भाई फील्ड्स को आप प्राइवेट कर दो, फील्ड इस क्लास के बाहर नजर ही नहीं आएगी, है ना। अब इस क्लास के बाहर नजर नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, गेट डॉट नेम में और सेट डॉट नेम में तो नजर आ जाएगी, ये दोनों मेथड इस क्लास का ही पार्ट है, इनके बाहर नजर नहीं आएंगी। लेकिन जिन मेथड्स के थ्रू वो नजर आएगी, चाहे रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, जो कि गेट और सेट मेथड्स हैं, गेट नेम और सेट नेम मेथड्स हैं, वो तो पब्लिक है ना। तो इतनी कहानी हमें भूमिका बनाने की जरूरत ही क्या थी? अल्टीमेटली तो हमें एक्सेस ही करना है ना उनको, उनकी वैल्यू को रीड भी करना है, उनकी वैल्यू को चेंज भी करना है। तो फिर हम मेथड के थ्रू क्यों जा रहे हैं, हम डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहे हैं? ये डाटा हाइडिंग का जो पूरा हम कहानी बना रहे हैं, ये कहानी बना ही क्यों रहे हैं? क्वेश्चन मेरा ये है। जो पूरा डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल ही इस चीज पर बना हुआ है कि आपको ऐसा करना है, ये रूल है, ठीक है। अगर आप इसको फील्ड को प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट भी कर रहे थे तो भी आप डाटा हाइडिंग कर रहे थे, लेकिन तब आपका डाटा हाइडिंग लिमिटेड था टू द स्कोप ऑफ पैकेज। लेकिन अब मैंने इसको पूरी तरह से 100% डाटा हाइड कर दिया है ना, क्लास के बाहर नजर ही नहीं आएगा, ये कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई डेवलपर। मतलब ये नहीं मतलब है कि कोड चेंज करके नहीं कर सकता, कोड बेस उसके पास से चेंज करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कोड क्यों चेंज करेगा? जब देखेगा फील्ड प्राइवेट बना रखी है और उसके अराउंड आपके मेथड दे रखे हैं, तो कोड क्यों चेंज करेगा? वो मेथड यूज करेगा, है ना, कोई रीजन नहीं है उसके पास। वो भी समझ रहा है प्राइवेट बनाने का मतलब डाटा हेडिंग को फॉलो करा है, मैं वॉयलेट करूंगा तो अच्छी बात नहीं है, जैसे ही मैं चेकिंग करूंगा कोड रिव्यू में पकड़ा जाएगा, फिर मैं 4 बात सुनूंगा, है ना। वो भी जानता है, वो भी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जा रहा है कि इतना सब करने की जरूरत क्या है हमें, है ना। अगर किसी को आंसर पता हो तो शेयर करे, अभी नहीं पता है तो जब तक मैं क्लास में डिस्कस ना कर लूं तब तक आप लोग कभी कभी गूगल करके ट्राई भी करना, शायद किसी लेवल पे आपको समझ में आ जाए। इनकैप्सुलेट का मतलब सिंपल इतना होता है बेटा कि फील्ड को और उसके जो रिलेटेड फंक्शन है उनको एक यूनिट, जो क्लास आपने लिख रखा है, इसके अंदर डाल दिया, दैट इज इनकैप्सुलेशन, एक कैप्सूल में बंद कर देना, यही मतलब होता है ना, लिटिल मीनिंग देखो ना भाई। अगर ये पब्लिक होती सारी फील्ड तब भी इनकैप्सुलेट होती, इनकैप्सुलेशन को वायलेट नहीं कर रहा है ना ये, डाटा हेडिंग को वायलेट करेगा, इनकैप्सुलेशन को वायलेट नहीं करेगा अगर पब्लिक हुई सारी फील्ड तो। क्लियर है ना। इनकैप्सुलेशन का तो मतलब इतना ही होता है ना कि एक कैप्सूल में पैक कर देना, यानी फील्ड्स को और मेथड्स को, उनके जो फंक्शंस हैं, जैसे गेटर सेटर मेथड्स या फंक्शंस हैं, चाहे मेथड्स को या फंक्शन कहूंगा एक ही बात है, ये इन्हीं फील्ड्स पे एप्लीकेबल है ना। तो फील्ड्स और उनके रिलेटेड फंक्शन जो उन फील्ड्स पे एप्लीकेबल है, उनको एक यूनिट, जो कि एक क्लास डॉक्टर बना दिया मैंने, उसके अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, एक जगह रख दिया। ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है, वरना प्रोसीजर लैंग्वेज में आपके फंक्शंस पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं, आप फाइल में तलाश करते फिरते कौन सा फंक्शन किस फील्ड पे अप्लाई हो रहा है,
यहाँ पता है ना, अगर डॉक्टर की फील्ड से तो उनके फंक्शन जो है सारे डॉक्टर के अंदर ही लिखे जाएंगे, कहीं और नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर है? यही तो इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, चलो इस बारे एक बात और सामने आ गई, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? जब तक हम सिर्फ डाटा की बात करेंगे, एक एक यूनिट पे रखने की, बोलेंगे डाटा इनकैप्सुलेशन। जब मेथड्स की बात करेंगे, मेथड इनकैप्सुलेशन। जब जनरल इनकैप्सुलेशन बोलेंगे तो डाटा एंड मेथड बोथ आर इनकैप्सुलेटेड इन वन यूनिट। दैट्स इट। कुछ और ओपिनियन तो बताओ भाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है और डाल रखे है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ के नहीं आओगे तो ये समझ में नहीं आएगा बेटा। और अगर पीछे बातें पलट के करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं वॉच कर रहा हूँ वो अलग सी बात है। ठीक है, क्योंकि चाहे आपको डंडा मार के पढ़ाना पड़े, पढ़ाना मुझे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो, पढ़ो। ठीक है, और आपके भले के लिए बेटा। ठीक है, मेरी तो 45 साल की उम्र हो गई, करियर हो गया मेरा। आप लोग अभी 20-22 साल के बच्चे हो, है ना? तो सीखने का मौका मिल रहा है, सीख लो। यहाँ तक ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता है तो हम बाद में आंसर करेंगे। किसी को बीच में कभी भी आंसर पता चल जाए तो क्लास में शेयर कर सकता है, गूगल करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे जाके देखना, उन सब पे शायद मिल जाए। ठीक है, लेकिन एक बात की गारंटी है, रीजन किसी बुक पे नहीं मिलेगा आपको। जो बुक्स आती है ना, जो एकेडमिक बुक्स होती हैं, उनमें आपको रीजन नहीं मिलेगा। वो किसी को करके आपको दिखाना ही पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, इनका ये आपको डाटा हेडिंग बता देगा, लेकिन उसके आगे नहीं बताएगा कि क्यों होता है सब। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो मैजिक। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 फील्ड है डॉक्टर के, सारे प्राइवेट है। यानी 7 दूनी 14 मेथड हमको चाहिए, 7 गेटर मेथड और 7 सेटर मेथड। सच बात है। अब ये तो एक एंटिटी हुई। पेशेंट में जाएंगे, पेशेंट में भी हमने कई सारे फील्ड बना रखी हैं, और जाहिर सी बात है इन फील्ड्स को भी हम बोलेंगे प्राइवेट बनाओ, डाटा हेडिंग का फॉलो करना है, सारे प्राइवेट है। अब इनको भी काउंट कर लो, कितने मेथड्स इनके लिए बनाने पड़ेंगे हमें, बताओ जरा। कम से कम 10। अभी इतनी ही फील्ड हमने डिकोगनाइज करी है, बाद में आदमी और भी आएंगी। और ये सारी क्लासेस को अगर हम देखें तो सैकड़ों मेथड बन जाएंगे। एप्लीकेशन आगे डेवलप होगा तो अगर 1000 क्लास बन रही हैं, हर क्लास के अगर 20-20 फील्ड्स भी हैं, तो समझ लो, तुम एज्यूम कर सकते हो कितने ज्यादा मेथड्स बनेंगे। तो हम सारे मेथड्स बैठ के टाइप करते रहें भाई, फिर आईडी किस लिए है हमारे पास? हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आईडी को बोलेंगे ये काम तुम करो। ये दोनों मेथड मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये गया, डिलीट हो गया। अब देखो क्या करना है मुझे। ये आपका एडिटर विंडो है, डॉक्टर क्लास है। इस चीज को मैंने सिलेक्ट करा, सारी फील्ड को सिलेक्ट करा, राइट। इस पर राइट क्लिक करूंगा मैं, राइट क्लिक करा, फील्ड को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, सोर्स में गया मैं। सोर्स दिख रहा है आपको? एक ऑप्शन राइट क्लिक करने के बाद सोर्स आएगा क्विक फिक्स के नीचे। ठीक है, सोर्स में गया, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको सारे फील्ड दिखाने लगेगा। अगर आपको सारे, अच्छा, हर फील्ड को ड्रॉप डाउन करके आप देख सकते हैं, गेटर भी दिखा रहा है, सेटर भी दिखा रहा है। कन्वेंशन देखो, एज है तो गेट एज सेट एज फॉलो कर रहा है, कोई और नाम नहीं दे रहा है। ये आईडी भी वही कन्वेंशन फॉलो कर रहा है। कंसल्टेशन फीस है, देखो कैमल केस, गेट कंसल्टेशन फी, सी कैपिटल हो गया। सेट कंसल्टेशन फी, इसी तरह डिपार्टमेंट का देखो, गेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट। जेंडर देखो, गेट जेंडर सेट जेंडर। सारे अप्रोप्रिएट रिटर्न टाइप और पैरामीटर सब ये अपने आप डाल देगा खुद ही। गेट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सेट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैं सिंपली सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, बाद में हमारे पास चॉइस रहेगा, हम जिसके लिए चाहें, जिस फील्ड के लिए चाहें सिलेक्टिवली, किसी के लिए चाहें कि हम भाई गेटर मेथड ही जनरेट करें और सेटर मेथड जनरेट ना करें, तो वो भी हम कर सकते हैं, और उसका भी रीजन होगा। अगर ऐसा करेंगे तो लॉजिकल रीजन होगा, वो रीजन भी हम डिस्कस करेंगे किस कंडीशन में ऐसा करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल सिलेक्ट ऑल करके मैं सिंपली एक जनरेट बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देखो सारा कोड आपका हर फील्ड के करस्पॉन्डिंग दो दो मेथड्स, पब्लिक मेथड्स आपके जनरेट होंगे। गेट नेम, ऊपर से चलो, गेट नेम सेट नेम,
get department, set department, get age, set age, get specialization, set specialization, get consultation fee, set consultation fee, get year of experience, set year of experience, get gender and set gender. सब चीज आ गई, एक क्लिक में आ गई। कंट्रोल एस इसको सेव करा, पेशेंट पे जाएं एक बार। अब यही प्रोसेस मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ, आप बताते जाओ क्या करूँ मैं। सारे फील्ड्स को एक बार में सिलेक्ट कर लिया मैंने, चलो इस पर राइट क्लिक कर दूं, फिर बताओ सोर्स पे जाऊं, फिर बताओ ये जनरेट डेटा सेट है, ये कर लूं, फिर क्या करूं, सिलेक्ट ऑल कर लूं, जनरेट हो गया जनरेट। ठीक है गैस, क्लियर है। कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दिया तो फॉर्मेट भी हो गया ये, ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह भी हो गई। जनरेट करना सीख लिया आपने। अब कितनी फील्ड्स आप बना रहे हो, उनके मेथड्स कभी आप हाथ से नहीं लिखोगे, अपने आप जनरेट करोगे, फ्लॉलेसली जनरेट होंगे। ठीक है, देखो जहां रिटर्न टाइप चाहिए गेट पेशेंट आईडी में, तो पेशेंट आईडी चूंकि स्ट्रिंग है तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लग गई अपने आप, है ना। और जहां पे पैरामीटर, देखो पैरामीटर सेट पेशेंट आईडी में जो पैरामीटर है पेशेंट आईडी था, राइट, ये उसी नाम से बना है जो कन्वेंशन मैंने फॉलो किया था, राइट। और तब उसने शेडोइंग को रिजॉल्व करने के लिए दिस डॉट पेशेंट आईडी भी लगा दिया। ठीक है, अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे होते तो ये कोड जनरेट प्रॉपर्ली नहीं होता। आइडिया समझ में आ रहा है। कल को आप बहुत सारे फ्रेमवर्क से अपने कोड को इंटीग्रेट करोगे, वो भी कन्वेंशन फॉलो करेंगे। जस्ट बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्लोबल developer community, it is also required for you to adhere to the standards of convention because the tools also understand the conventions, the libraries also understand the conventions। ठीक है गाइस, बात क्लियर हो रही है। देखो अगर आप लोग मेहनत करोगे ना डेवलपमेंट के, आपको नेक्स्ट लेवल तक इंशाल्लाह पहुंचोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये है कि लापरवाही मत करो। 1 आवर कोडिंग जो प्रिंसिपल आपको बोला है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हर दिन 1 घंटा आप टाइम अपना निकाल, किसी भी टाइम जो आपका हो, कभी सुबह टाइम मिले कभी शाम टाइम मिले, लेके बैठ जाओ कंप्यूटर। ठीक है, वीडियो देखो, कोड करो, गूगल करो, एग्जाम्पल देखो, जावा में कोड करो। ठीक है, वो करने का वायलेशन मत करो, उसको ऐसे फॉलो करो जैसे वो आपकी खाना खाने के जैसा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैथ्स और कोडिंग डेवलपमेंट, ये दो चीज 2 दिन में पढ़ के कभी नहीं आती है, इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर 2 दिन में पढ़ के एग्जाम दोगे, एग्जाम के दूसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस की चीज होती है। और कोडिंग के साथ एक बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक लैंग्वेज ढंग से पढ़ लिया, फ्यूचर की जितनी लैंग्वेजेस आएंगी, सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी, आप लोग रिलेट कर पाओगे चीजों को, कि भाई चीजें तो चेंज नहीं होती ना, फंडामेंटल जो चीज स्टेब्लिश हो चुकी हैं वो चेंज नहीं होती है, राइट। आज तक प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते आ रहे हैं, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप ही कहते आ रहे हैं उन 8 फील्ड्स को, इंटीजर, फ्लोट वगैरह को। फ्लोट है तो आज भी फ्लोट ही है, चाहे वो 50-20 साल 25 साल छोड़ो, 50 साल पहले जो पहली लैंग्वेज लिखी गई उसमें था, है ना। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो एक बार रिपीट करो, डाटा हेडिंग का मतलब क्या हो गया। डाटा हेडिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है, फाउंडेशन है, जैसे इनकैप्सुलेशन होता है। उसका मतलब क्या हो गया कि सारे फील्ड्स आपको प्राइवेट बनानी है और सारे मेथड्स आपको पब्लिक रखने हैं। उन फील्ड्स के लिए आप मेथड्स अगर रीड करने के लिए चाहिए तो गेटर मेथड देंगे, अगर उनको चेंज करने के लिए मेथड चाहिए तो आप सेटअप मेथड प्रोवाइड करेंगे, वो दोनों पब्लिक हो। ठीक है, ज्यादा क्लियर है। फिर आपको बताया था कि क्लास लेवल पर आप पब्लिक और डिफॉल्ट लगा सकते हो, 2 विजिबिलिटी कंट्रोल लगा सकते हो। जब आप आएंगे फील्ड्स पे, एक बार मैं डिलीट करके फिर से लिख देता हूँ, आर्टिफैक्ट इधर लिख देता हूँ, विजिबिलिटी कंट्रोल कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो क्लास पे क्या है, क्लास पे क्या लगेगा, क्लास पे विजिबिलिटी कंट्रोल कौन कौन से लग सकते हैं, पब्लिक एंड पब्लिक, या पब्लिक कीवर्ड ना लगाओ तो क्या होगा, डिफॉल्ट। तो पब्लिक भी लगेगा, और अगर उसकी विजिबिलिटी को आप पैकेज तक लिमिटेड करना चाहते हो तो डिफॉल्ट, यानी कोई भी कीवर्ड ना लगाओ।
तो डिफॉल्ट भी चलेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें लग सकती है विजिबिलिटी कंट्रोल। 4 विजिबिलिटी कंट्रोल है हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, फील्ड या वेरिएबल्स के लेवल पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से विजिबिलिटी कंट्रोल लगेंगे? पब्लिक देखा आपने, पब्लिक भी लगा के देखा था हमने। प्राइवेट तो अभी डाटा हेडिंग में लगाया ही लगाया है। बीच में पिछली क्लास में डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड दोनों लगा के यूज किया था हमने। तो डिफॉल्ट भी होगा और क्या होगा, प्रोटेक्टेड भी होगा। यानी चारों विजिबिलिटी कंट्रोल फील्ड से अप्लाई होंगे, लेकिन क्लास पे सिर्फ 2 होंगे। क्लास के पहले आप या तो कोई भी कीवर्ड नहीं देखेंगे या फिर विजिबिलिटी कंट्रोल में से सिर्फ पब्लिक देखेंगे। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कभी भी देखें समझ लें कंपाइलेशन एरर है, कोड कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वो आपको 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देते हैं ना, क्लास के अलावा क्लास से पहले या तो खाली हो या फिर पब्लिक हो, और कुछ अगर विजिबिलिटी स्पेसिफाई जैसे डिफॉल्ट के अलावा मतलब पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट अगर लगा हो तो आप आंख बंद करके मारोगे क्या है, ये कंपाइलेशन एरर है। ठीक है, फंक्शंस में या मेथड्स में, फंक्शंस कहूं या मेथड्स कहूं एक ही बात है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसके लिए कौन कौन सी विजिबिलिटी स्पेसिफायर अलाउड है या विजिबिलिटी कंट्रोल अलाउड है, रादर मुझे कहना चाहिए। अगेन द सेम 4, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड, ये चारों अलाउड है। नेमिंग कन्वेंशन भी आपने देखा, फील्ड का और फंक्शन का सेम था, कैमल केस था, है ना। तो आप अक्सर रिजम्बलेंस देखेंगे कि जो फील्ड के साथ अप्लाई हो रहा है वही चीजें अक्सर कहाँ मिल रही है, फंक्शन के साथ भी अप्लाई हो रही है ना। विजिबिलिटी कंट्रोल भी फील्ड के साथ चारों अलाउड थी, फंक्शन के साथ भी चारों अलाउड है। अक्सर जगह आप रिजम्बलेंस देखेंगे, तो याद करने का एक तरीका भी ये रहेगा कि आपको ध्यान में रहे ये बात। हाँ लक्ष्मण भाई, हेलो, जी जी, क्या कर, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे एडजस्ट नहीं करो, नहीं एडजस्ट करना है, छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे आगे मुझे कभी जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आप टेंशन मत लो, ठीक है लक्ष्मण, कोई मसला नहीं है। जिस दिन मैं रिकॉर्ड निकलवाऊंगा ना इन लोग का, उस दिन ये लोग खुद फंस जाएंगे फिर। चलिए चलिए, ठीक है, अरे कोई नहीं यार, आप तो इतना ख्याल करें काफी है। चलिए, गैस क्लियर है यहाँ तक, रोके यहाँ पर। एक बार पहले समराइज करो आज हमने क्या क्या करा है, देखिए कितना याद है आपको आज की क्लास का। लास्ट क्लास में विजिबिलिटी कंट्रोल पे रोका था, वहीं से फिर कहानी फिर से शुरू करी, राइट। फिर उसके बाद क्या करा हमने, डेटा हेडिंग को समझा, बीच में इनकैप्सुलेशन भी टर्म आ गया था तो उसको भी समझ लिया हमने। ठीक है, और क्या करा, गेटर सेटर मेथड्स कैसे लिखते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, ये समझ लिया। दिस का मतलब क्या होता है ये भी समझ लिया। प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग को रिजॉल्व कैसे करना है वो भी समझ लिया। आईडी का कन्वेंशन पे कितनी डिपेंडेंसी है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है,